हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और हमने जैसा कि आप पता है कि हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं मल्हार। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आज हम 5वां पढ़ते हैं और 5वें में दिया गया है रहीम के दोहे। ठीक है, इन दोहों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है आपको अच्छे से अंडरलाइन करती चलूंगी, वो आप अच्छे से कर लेना। और जो मेन पॉइंट क्या है वो भी बता दूंगी इसमें, जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपको इनमें करना क्या है, हर एक पंक्ति को माइंड के अंदर रिकॉल करके रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लेंगे ये पंक्ति किसकी है, ये दोहा किसका है, और या फिर मैचिंग आ जाएगा तो आपको वहां पर मैचिंग करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी। तो यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े वस्तु और बड़े व्यक्ति को देकर, लघु मतलब छोटे, छोटे व्यक्ति और वस्तु की जो मूल्य होता है, कीमत होती है, उसको कम नहीं समझना चाहिए। जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पर कई बार तलवार काम नहीं आ सकती। कुल मिलाकर यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे बड़ा चाहे छोटा, उसकी अलग अलग जगह पर अलग वैल्यू होती है। आकार और प्रकार से हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो उसे सुई के साथ हम सीम सील सकते हैं, तलवार के साथ नहीं। यदि हमारे पाँव में कांटा लग जाए तो हम उसको सुई के साथ निकाल सकते हैं, तलवार के साथ नहीं। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि हर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें हर व्यक्ति वस्तु का बराबर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। ठीक है, जैसे सुई जोड़ने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है, तो हर चीज का अपना महत्व है। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगी, ये पंक्ति अभी जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है रिटन, उसके अंदर पंक्ति के अंदर ये पंक्ति पूछी हुई थी कि ये पंक्ति किस लेखक की है। तो चाहे तो आप वो पेपर उठा के देख सकते हैं। वो मैं आपको इसलिए ये बताती हूँ क्योंकि अभी जो करंटली एग्जाम हुए हैं उनके अंदर क्या क्या पूछा गया है, इसलिए बताती हूँ क्या, ताकि इन पंक्तियों को आप अच्छे से पढ़ लो। देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हर एग्जाम साथ देती हूँ। ठीक है, जो नहीं देते उनको नहीं पता किस क्लास से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज पूछा हुआ था। तरवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान। ठीक है, तो हम दूसरा दोहा कर रहे हैं। जो तरवर, तरवर आप अच्छे से समझते होंगे, तरवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान। तो तरवर होते हैं पेड़ और सरवर होता है तालाब। और एक आना, आप यदि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट तो आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से आने चाहिए, टिप्स के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, तो तरवर फल नहीं खात सरवर पिय न पान। जो तरवर होता है, पेड़ होता है, वो स्वयं पान अपने फल स्वयं नहीं खाते, और जो तालाब होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी कहते हैं, जैसे जो परोपकारी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। तरवर और मतलब पेड़ और तालाब के द्वारा हमें दूसरों का कल्याण की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। यहाँ पर रहीमदास जी कह रही हैं, दूसरे के काज मतलब काम, हित मतलब अच्छे के लिए, संपत्ति संची सुजान, संपत्ति मतलब धन दौलत, और संची मतलब संयम सेंचना, मतलब संचित करना, इकट्ठा करना। सुजान मतलब जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरे के भले के लिए अपनी संपत्ति को सेंचते हैं, लोक कल्याण के लिए। जिस प्रकार पेड़ हमें फल देते हैं बिना निस्वार्थ के, तालाब हमें पानी देता है, उसी प्रकार भले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी धन संपत्ति को दूसरे के लोक कल्याण पर लगा देते हैं। इन पंक्तियों का ये अर्थ था। अब हम करते हैं अगली पंक्ति। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। ये बहुत फेमस है, जब हम बचपन से ही इसको सुनते आ रहे हैं, पर इसका जो भावार्थ है यहाँ पर वो समझिए। रहीमन धागा प्रेम का, जो हमारा प्रेम संबंध है, जो हमारा रिश्ता है, मत तोड़ो छिटकाए, उसको हमें किसी के साथ तोड़ना नहीं चाहिए झटके के साथ। टूटे से फिर ना मिले, यदि वो प्रेम का धागा एक बार टूट गया, मिले गांठ पड़ जाए, यदि हम उसको जोड़ेंगे, यदि कोई धागा है उसको जोड़ेंगे तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि एक बार हमारा जो प्रेम का रिश्ता है किसी के साथ टूट गया, प्रेम का संबंध, यदि हम उसको जोड़ लेंगे तो गांठ पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें किसी के साथ इतने मतलब प्रेम का संबंध अच्छे से रखना चाहिए कि यदि हमारा एक बार टूट गया और जुड़ गया तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे कर रहे हैं हम। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि ये श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और श्लेष अलंकार की डेफिनेशन होती है कि जहां
एक शब्द में से एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर इस पानी और इस पानी का हर बार अर्थ अलग है। तो अब हम कर लेते हैं इन पंक्तियों को। तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर रहीमन पानी राखिए मतलब हर व्यक्ति, रहीमदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि हर व्यक्ति को अपना पानी मतलब सम्मान स्वाभिमान रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत बिना स्वाभिमान के सब कुछ सून है। बिन पानी ना उबरे, बिना पानी के तो मोती मानुष चून। तो मोती, यदि मोती के पास चमक नहीं होगी, यहाँ पर इस पानी का अर्थ हुआ है चमक के लिए। यदि मोती के पास चमक नहीं होगी तो उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं होगी, कीमत नहीं होगी। मानुष के पास यदि स्वाभिमान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी तो उसकी भी कोई कीमत नहीं होगी। और यदि चून क्या, यहाँ चून जो तीसरा पानी है उसका अर्थ चून के लिए हुआ है। यदि चून मतलब आटा को यदि हम बिना पानी के आटा की कोई वैल्यू नहीं है, बिना पानी के हम आटा को गूंथ नहीं सकते। ठीक है, रहीमदास जी इन पंक्तियों के द्वारा बता रहे हैं कि हर चीज अपनी जिंदगी में हर एक चीज की अलग अलग वैल्यू है। रहीमन विपत्ति बली जो थारे दिन होए, यहाँ पर जो ये दोहा है इसको अच्छे से देखिए, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। रहीमन विपत्ति भली थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ठीक है, रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं विपदाहु होता है विपत्ति मुसीबत, भली वो कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं जो थोड़े दिन होए, यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं यदि विपत्ति थोड़े दिन के लिए आए तो वो भली है, अच्छी है। थोड़े दिन के लिए विपत्ति आनी भी हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। हित मतलब अच्छा, अनहित मतलब बुरा, या जगत में, इस जगत में मतलब संसार में, जानी परत सब कोई। यदि हमारे जिंदगी में, हमारे संसार, हमारी लाइफ में यदि कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो विपत्ति के समय ही हमें पता लगता है। जानी परत सब कोई, विपत्ति के समय ही हमें पता लगता है कि इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच्चा साथी है। ठीक है, तो इन पंक्तियों का यही अर्थ था। तो थोड़े दिनों के लिए विपत्ति आनी भी बहुत जरूरी है, उसी से हमें जो अपने जीवन में कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका पहचान होती है। रहीमन जीवा बावरी, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं रहीमन जीवा बावरी, बावरी मतलब पागल, कही गई सरग पताल मतलब चली गई दूर। आपू तो कहीं भीतरी जूती खात कपाल, यहाँ पर जीवा मतलब हमारी जीभ के बारे में बताया गया है कि जो हमारी जीभ होती है, रहीमदास जी कहते हैं जो हमारी जीभ होती है वो तो एक बार बोलकर अंदर छुप जाती है। ठीक है, मतलब हम हमारे मुंह से गलत वर्ड बोल देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं तो वो तो कहने के बाद अंदर चली जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है। कही गई सरग पताल, कहने के बाद पताल चली गई मतलब अंदर चली गई। आपू तो कहीं भीतरी रही, आप तो खुद भीतर रहती है। जूती खात कपाल, कपाल हमारा होता है सिर। ठीक है, कपाल क्या होता है, सिर माथा, मतलब ऐसा ही होता है कि जो हमारा कपाल होता है, जूती तो मतलब जूते चप्पल तो हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। इन पंक्तियों का कहने का भाव अर्थ है कि हमें अपने जीभ पर हमें लगाम रखनी चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जीभ तो अंदर छुप जाती है। तो जूते वगैरह, चप्पली जूते तो हमारे सिर कपाल को ही खाने पड़ते हैं। अगला जो दोहा है उसको देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे सीत। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, जब हमारे पास धन दौलत बहुत होता है, संपत्ति होती है तो सब कोई अपना सगा होता है। ठीक है, बनत बहुरीत, बहुत सारे दोस्त मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। विपत्ति मतलब मुसीबत, कसोटी जे कसे, जब हमारे पर विपत्ति आती है, समस्या आती है, मुसीबत आती है। ते ही सांचे मीत, जब उस विपत्ति के समय में, सांचे मतलब सच्चे, उस विपत्ति के समय मीत मतलब दोस्त, उस जो मुसीबत की घड़ी में जो हमारा सच्चा दोस्त है, हमारे साथ खड़ा है, वही सच्चा दोस्त है। इन पंक्तियों में कहने का अर्थ है कि रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति में तो सब कोई अपना है, दोस्त अच्छा वही है, वही सच्चा मित्र है जो कसोटी मतलब विपत्ति में अपना आपका साथ दे। और यहाँ पर इसके राइटर को अपने अच्छे से याद रखना है, अब्दुल रहीम खानम खाना, रहीमदास जी का नाम यही नाम है, वास्तविक नाम रहीमदास जी का अब्दुल रहीम खानम खाना है।
ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? रहीम ग्रंथावली से लिया गया है और इसका संपादन किसने किया था? विद्यानिवास मिश्र ने किया था। इन पॉइंट को भी अच्छे से आपको करना है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए जो रहीम ग्रंथावली है उसका संपादन किसने किया था? विद्यानिवास मिश्र ने किया था। और विद्यानिवास मिश्र के बारे में आपको हर एक उपन्यास, निबंध इसके बहुत फेमस हैं, तो वो सभी आपने एक एक निबंध करना चाहिए। और अब जो EMRS हुआ है, फिर कहेंगे आप हर बार बताती है, उसमें जो विद्यानिवास मिश्र है उसका निबंध पूछा गया था, शायद आलोचना पूछी थी। तो मुझे, क्योंकि मैं एग्जाम में देती रहती हूँ तो मुझे पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताती भी रहती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे कवि परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि है, आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम संबंधी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। आपको पता होना चाहिए रहीमदास की रचनाएं कौन सी भाषा में है? अवधी में भी है और ब्रजभाषा में भी है। ये होते हैं मेन पॉइंट। हमसे पूछ लेंगे रहीमदास की भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रजभाषा, ठीक है। तो अवधी के स्थान पर एग्जाम में क्या आपका राजस्थानी कर दे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक एक पॉइंट ऐसे देखना है। मुझे याद आ गया, जैसे अवधी, ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। एग्जाम में क्या करेंगे? अवधी की जगह राजस्थानी लिख देंगे, ठीक है। जिसने इसको अच्छे से पढ़ा है वही यहाँ पर समझ जाएगा कि अवधी में लिखे थे, राजस्थानी भाषा में नहीं लिखे थे, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो अवधी और ब्रजभाषा आप याद कर लेना। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई और आज भी आम जन जीवन में उनके दोहे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। हाँ, क्योंकि आज भी हम इनके दोहों का एग्जाम्पल देते हैं, या फिर अलंकार में दें या फिर रियल लाइफ में दें, तो इनके दोहे आज भी हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ से, ठीक है। तो इनको छोड़ देते हैं, इनमें तो पता ही हमें स्टार लगाना है। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतरी रही जूती खात कपाल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है, कि जीवा हमारी बावरी होती है, आप तो अंदर छुप जाती है, और जूतियां वगैरह हमारा कपाल मतलब हमारा सिर खाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इस जो पंक्ति, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुरवाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए। ऐसा तो कोई कुछ है ही नहीं था, सदा सच बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मधुर भी नहीं है। हमें क्या है? सोच समझकर बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे, यही इसका आंसर है। तो आगे है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आगे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इस दोहे का भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। सुई का काम तलवार से नहीं कर सकते। ज्यादा तलवार का महत्व सुई से ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। इसका आंसर क्या है? यही यहीं पर स्टार लगाएंगे। सुई का काम तलवार से नहीं कर सकती, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? हर छोटी चीज का अपना अलग महत्व होता है। छोटी और बड़ी दोनों चीजों का अपना अलग महत्व होता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, मिलकर मिलान करना है। हमें ये पंक्ति दी है तो हम इनका मिलान करेंगे। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले गाठी मतलब गांठ परी जाए। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर प्रेम के रिश्तों का वर्णन किया गया कि उन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए, यदि टूट गए तो फिर उनमें गांठ पड़ जाएगी। कही रहीमन संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विसंपत्ति के समय में तो सभी अच्छे सच्चे मित्र बनते हैं, जो विपदा में साथ आए वही सच्चा साथी है। इसका आंसर ये यहाँ पर मैच करेंगे। तरबर फल नहीं खाद सरवर पियन न पान, इसका आंसर ये होगा कि सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, परहित मतलब दूसरों के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। अब हम चलते हैं पंक्तियों पर चर्चा। दिए गए दोहों में समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ और भावार्थ को लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये 6 क्लास के बच्चे हैं, उनको इन सब का अर्थ क्या है पुस्तक के जो मतलब आपकी कॉपी है उसके अंदर लिखना है, और मैंने इसका आगे आपको लिखकर भी आंसर दिया है, आप वहां से कर लेना, ठीक है। तो हमने तो जैसे पता ही है, रहीमन विपत्तु भले थोड़े दिन होए, हित अनहित में जगत में जानू परत सब कोई। इसका अर्थ है कि रहीमन विपत्ति थोड़े दिन के लिए आनी भली है, जो थोड़े दिन के लिए आए। हित अनहित जग में जानी सब कुछ होए, जो जग संसार में हित अच्छा बुरा हो रहा है उनके बारे में हम जान सकते हैं, कौन अपना है कौन पराया है, कौन विपत्ति के समय अपना है। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतरी रही जूती खाद कपाल। यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जो हमारी जीवा होती है वो तो भावरी है, पागल है, कही गई सर्ग पताल। आप तो कहने के बाद पताल में मतलब मुंह के अंदर छिप जाती है, और जूती खाद कपाल जो हमारा सिर है जूती उसको खानी पड़ती है, ठीक है। सोच विचार के लिए तो दोहों को एक बार पढ़िए और उनके बारे में पता लगाइए, अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए। ये 6 क्लास के बच्चों के लिए है। तो ये जो दोहा है इसको अपनी पुस्तक के अंदर लिखना है और उसके बारे में बताना है। इसको आपको आंसर लास्ट में मिल जाएगा।
आगे इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग करके भी लोग प्रचलित हैं। जैसे तो यहाँ पर जो शब्द है इनके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या अर्थ लिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। इसका आंसर आपको अच्छे से लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका आपने क्या लिखना, अपनी मातृभाषा में समानार्थी लिखना। जैसे तरवर का अर्थ क्या होता है, तरवर का अर्थ होता है पेड़, तरवर का अर्थ क्या होता है पेड़, और विपत्ति होती है मुसीबत, ठीक है। और छिटकाए मतलब तोड़ना, सुजान मतलब सज्जन। आपको मतलब इसका आंसर मैंने बना रखा है, वहां पर देख लेना। इन सब का भी आंसर मैंने आगे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी दोहे हैं। यदि कोई 6 क्लास का स्टूडेंट होगा तो इन दोहों से आप अच्छे अपनी कॉपी के अंदर कर सकते हैं। हर एक दोहे की यहाँ पर व्याख्या की गई है, ये रहे। और रहीम के दोहों के संपूर्ण उत्तर सोच विचार के लिए जो हमने पढ़ा था, लोक भाषा का महत्व, प्रेम की कोमलता, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। मानवीय गुण, तरवर फेल नहीं, खाद के माध्यम से परोपकार की भावना सिखाई गई है। वृक्ष और सरोवर हमें बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सिखाते हैं। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। और ये शब्द सप्ताह, तरवर क्या होता है पेड़, और वृक्ष इसका अर्थ होता है मातृभाषा में लिखने हैं। और विपत्ति संकट होता है, छिटकाए मतलब झटक से तोड़कर, और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, और सरोवर मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है तालाब, सरोवर, ठीक है। सांचे मतलब सच्चे व्यक्ति, और कपाल मस्तक माथा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। और ये विशेष जीवा वाला था ना, रहीमन जीवा बावरी, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि सोचे समझे बिना बोलना हानिकारक होता है। जीभ की गलती से सजा पूरे शरीर को भुगतनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें क्या अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास कार्य है जो भी हमने ये कर लिया है, इनको मैचिंग करना है इनके साथ, ठीक है। ये मिलानता लिखा है। और ये पंक्ति पर चर्चा, ये हमने जो पंक्ति अभी मैंने आपको बताई थी उनका अर्थ है, व्याख्या है। ये सोच विचार के लिए है। ये रहीम का जो मतलब अनेकार्थी शब्द है, तो अर्थ अनेक, शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। कल का मतलब आने वाला कल भी होता है, मशीन पुर्जा भी होता है, चैन और शांति भी होता है। पत्र का मतलब चिट्ठी होता है, पता होता है, समाचार पत्र होता है। कर का मतलब हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है। फल का मतलब खाने वाला फल होता है, परिणाम होता है, शस्त्र की धार होता है। देखो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है। फल का मतलब शस्त्र की धार होता है। हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और दोहे का गहरा भाव जो दोहा दिया था उसका यहाँ पर भाव दिया गया है। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो यहाँ पर मैंने इसका भाव अर्थ समझा दिया है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये दूसरा दोहा है, यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है। जो सीख है बिगड़ी बात बने नाही, लाभ करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है, ठीक है। ये मतलब ये रिपीट हो गया। ये अनेकार्थी शब्द जो आपकी बुक के अंदर दिए। कनक का मतलब क्या, ये ईएमआरएस के अंदर अभी पूछा गया है। कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, धतूरा, गेहूं। जैसे हमारा यमक अलंकार में होता है कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वहां पर कनक शब्द के दो अर्थ, इस कनक शब्द के क्या है अलग अलग अर्थ निकले गए हैं। कर मतलब हाथ, टैक्स, किरण, हार मतलब माला, प्रज्ञा, आभूषण, ठीक है। तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं अपने काम को। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, मुझे वहीं से पता लगता है ना कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक बहुत कम करते हो आप सभी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। आप सभी समझते हैं पीडीएफ बनानी, जो मटेरियल है इसको इकट्ठा करना, फिर पीडीएफ बनानी, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी, फिर